9 अगस्त को आरजीतल मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे महिला डॉक्टर के साथ में बहुत ही घिनौना अपराध किया गया, उस अस्पताल में सेमिनार हॉल में जो चौथी मंजिल पे होता है, वहाँ पे एक स्टाफ पहुँचता है साफ सफाई करने के लिए। सुबह 9 तकरीबन सवेरे सवेरे ही 6-7 बजे के लमसम में, और वो सेमिनार हॉल में जाता है और वहां का दृश्य देखते डर जाता है, क्योंकि वहीं पे एक अस्पताल से ही एक बेड होता है सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए। उस पे एक जो महिला डॉक्टर होती है वो बहुत ही बुरे हालात में होती है, और वो मर चुकी होती है। उससे आंख से ब्लड बह रहा होता है, मुंह से ब्लड बह रहा होता है, उनके आधे शरीर पे कपड़े नहीं होते हैं, प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा होता है। बहुत ही डरावना जो दृश्य होता है, उस डरावना दृश्य को देखते वहां से वो स्टाफ जो होता है एकदम चीखते चिल्लाते हुए, जो आम इंसान जो होता है वो सफाई कर्मचारी वो चीखते चिल्लाते हुए वहां से बाहर निकलता है। और फिर इस मामले को अपने जो उच्च अधिकारी है, जो अस्पताल था आरजेतल कॉलेज था, उन सबको ये बात बताता है। सभी फिर जमा हो जाते हैं। फिर वहां पे जो तमाम तरह के लोग जो होते हैं वो सब वहां पे पहुंच जाता है और भीड़ लग जाता है, और भीड़ की वजह से फिर वहां पे आरजेतल मेडिकल कॉलेज में फिर पुलिस को बुलाना पड़ता है। जब पुलिस को बुलाया जाता है, जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, इस घटना का ये तो आप वो पार्ट देते जो आज मीडिया में चल रहा है, और ये घटना तो डिटेल्स में इसलिए हम बता पाएंगे क्योंकि हम खुद पश्चिम बंगाल में हैं, और पश्चिम बंगाल का जो अभी हालात है बहुत ही बुरा है। जगह जगह पे दंगे हो रहे हैं, जगह जगह पे पुलिस लाठीचार्ज कर रहा है, जगह जगह पे प्रदर्शन करने के लिए लोग रास्ते पे उतरे हुए हैं। सिर्फ इस महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए कई जो स्टाफ है, अस्पताल का जो स्टाफ है वो अपने ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम सेफ नहीं है, इसलिए हम किसी और को भी सेफ नहीं कर सकते। इसलिए इस मामले में लास्ट तक में ममता दीदी, जो ममता बनर्जी है, जो तो ममता दीदी कहते हैं पश्चिम बंगाल में या पूरे बंगाल में, पूरे देश की दीदी ममता दीदी फिर इस मामले में उतरती है। इस घटना तो शुरुआत से लेते अंत तक जानने के लिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो फिर आपको तो दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लिए तो इस मामला तो हम शुरू से शुरुआत करेंगे। तो जय हिंद। इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। मामला है कलकत्ता था, आरजेतल मेडिकल कॉलेज था। मेडिकल कॉलेज से एक फोन जाता है, जो महिला जो डॉक्टर होती है उनके माता पिता तो पहले उसके माता पिता तो बताया जाता है कि आपकी बेटी का बहुत ही तबीयत खराब है। ये 9 अगस्त का बात है। 9 अगस्त को फोन किया जाता है कि तुम्हारी जो बेटी है उनका तबीयत खराब है, तुम जल्दी से अस्पताल आ जाओ। तो माता पिता जो होती है वो काफी घबरा जाती है। घबराने के बाद लगातार उसी नंबर पे फोन किया जाता है। तंग आते वो आदमी फिर फोन उठाता है। फोन उठाने के बाद फिर एक नया कहानी सुनाता है उससे माता पिता तो दरअसल तुम्हारी जो बेटी है उन्होंने अपना जीवन लीला खुद ही समाप्त कर लिया है, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो उनके माता पिता तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता है, उनके पैरों तले जमीन हट जाते हैं, और काफी चिंता में जैसे तैसे अपने जो गांव होता है वहां से निकलता है आरजेतल मेडिकल कॉलेज पहुंचने के लिए। पहुंचते भी रास्ते में भी बहुत बार फोन करता है, और फोन करने के बाद फिर कहता है तुम्हारी बेटी का मर्डर हो गया है, तुम जल्दी से बस पहुंच जाओ। तो जैसे तैसे महिला रोती बिलखती, उसके माता पिता दोनों ही बुजुर्ग हैं, और दोनों
बुजुर्ग आरजितल मेडिकल कॉलेज पहुंचता है और मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद उनको बाहर बैठा दिया जाता है और बाहर तकरीबन 3 से 4 घंटा उससे माता पिता तो बैठाया जाता है। उनको अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जाता है, उनको देखने नहीं दिया जाता है, बाहर ही बैठाते रहता है। और तभी वहाँ पे एक शख्स आता है और उनको कहता है कि सेटलमेंट कर लो। अभी ये जो अपनी बेटी तो देखा तक नहीं है, किस हाल में है, किस हालात में है, उस बेटी से मौत के बारे में कहा जाता है। एक आदमी व्यक्ति आता है और कहता है कि सेटलमेंट कर लो। ये जो सेटलमेंट नाम का जो चीज होता है, इससे काफी ज्यादा बौखला जाता है उससे माता पिता, काफी परेशान हो जाता है, काफी हताश हो जाता है। चाहते क्या ऐसा हुआ जिस वजह से हमारी बेटी के बारे में कहा जा रहा था सेटलमेंट कर लो, तो इस मामले तो आगे ना बढ़ाया जाए। तो सेटलमेंट जो होता है वो अस्पताल से आरजितल मेडिकल कॉलेज की तरफ से ही आता है, ताकि उस कॉलेज का नाम बदनाम ना हो, अपने नाम जो झूठी इज्जत है, जो जब किसी का इज्जत ही चला जाए, किसी का जान ही चला जाए, तो आपका कोई भी जो इज्जत नाम का जो चीज है, जो जब जान ही नहीं है तो इज्जत कहां से। तो इस वजह से जो कलकत्ता का जो आरजितल मेडिकल कॉलेज होता है वो इससे बौखलाया रहता है, कहीं हम इस चीज में फंस ना जाए, कहीं हमारा कॉलेज का नाम बदनाम ना हो। तो फिर इस मामले में तकरीबन 2-3 दिन हो जाता है, तो भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है। एफआईआर दर्ज नहीं होने के बाद पूरे कलकत्ता में सब, तो ये जितने डॉक्टर्स होते हैं सब हड़ताल पे बैठ जाते हैं, सब जगह जगह पे आंदोलन करने लगते हैं। कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज पे बैरियर लगा दिया जाता है, बाकी और भी नया ब्रिज पे बैरियर लगा दिया जाता है, ताकि कोई भी इधर से उधर आदमी आना जाना ना कर सकते, ज्यादा भीड़ ना हो। पूरा कलकत्ता तो जाम कर दिया जाता है। जाम करने के बाद कलकत्ता बंद कर भी दिया जाता है, कलकत्ता पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, ताकि इस मामले का सही से जांच हो। जब इतना सब मामला बढ़ जाता है तो फिर ममता दीदी बाहर आती है, ममता बनर्जी जो बंगाल का जो सीएम है, फिर वो सामने निकल के आती है और कहती है कि इस मामला तो 7 दिन के अंदर में पुलिस इसको कंप्लीट करे, नहीं तो हम इसको सीबीआई तो सौंप देंगे। फिर कहता है नहीं, 7 दिन में अगर पुलिस अगर सबूत मिटा दे, क्योंकि पहले ममता दीदी तो भी डर रहता है, ममता बनर्जी तो कहीं अगर ये घटना में सही से न्याय नहीं मिला, तो जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना का सरकार बदल गया स्टूडेंट का वजह से, कहीं ना कहीं ममता दीदी के ऊपर बहुत बुरा प्रेशर ना पड़े। तो ममता दीदी खुद इसलिए निकलते आई क्योंकि इंसान सवाल जो करता है अपने गवर्नमेंट से करता है, और गवर्नमेंट इस चीज से काफी ज्यादा डरती है, तो कोई सा भी गवर्नमेंट हो इस बात से काफी ज्यादा डरती है कहीं उनका सरकार न चला जाए। तो फिर ममता दीदी फिर 7 दिन के टाइम तो घटाते 5 दिन कर देता है कि 5 दिन में अगर ये मामला अगर नहीं सुलझा तो हम इस मामले को सीबीआई को दे देंगे। तो फिर ऐसे मामला चलते रहता है आरजितल मेडिकल कॉलेज में, और फिर सीबीआई तो इस मामले को देने का बात चलता है। जब महिला के पास जब पुलिस पहुंचता है, पुलिस पूरा तस्वीरें लेता है, छानबीन करता है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजता है। पोस्टमार्टम के पास भेजने के बाद दरअसल उसी जो क्राइम सीन होता है, क्राइम सीन के पास में एक ब्लूटूथ मिलता है, और ब्लूटूथ मिलने के बाद सीसीटीवी फुटेज अभी नहीं संभाला गया था, उससे पहले ही ब्लूटूथ मिलता है वहां पे। फिर जो अस्पताल का जितना स्टाफ मौजूद था उस समय और जितने लोग मौजूद थे, सब तो पुलिस एक लाइन से खड़ा करता है, क्योंकि उनके ऊपर गवर्नमेंट का काफी ज्यादा प्रेशर होता है, तो सब तो एक लाइन से खड़ा करता है। और फिर उसी में से एक शख्स होता है संजय रॉय, उनके साथ में उनका ब्लूटूथ का जो एयरबड होता है उनका फोन से ही कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने के बाद
पुलिस फिर उनको गिरफ्तार करती है और उनके ऊपर फिर जांच करती है, सीसीटीवी कैमरे देखते हैं। दरअसल ये जो संजय रॉय है ये पश्चिम बंगाल का 55/B शंभुनाथ पंडित रोड का निवासी होता है संजय रॉय, और इनके ऊपर फिर पहला मुकदमा दर्ज किया जाता है रेप का और मर्डर का। दरअसल इस मामले का जांच इसके बावजूद भी चलता है, ये हम आगे भी बताएंगे। फिर ये जांच जब इधर पता चलता है कि संजय रॉय ने किया है, तो फिर संजय रॉय के बारे में ये कहा जाता है कि ये 5 अगस्त को एक बैठक में जाता है, क्योंकि सिटी वॉलेंटियर के रूप में है कार्यरत है। सिटी वॉलेंटियर एक तलदत्ता का एक ऐसा फोर्स होता है, आप ज्यादा पे ज्यादा तलदत्ता है तो ग्रीन ड्रेस में आपको देखने को मिलेगा, जिनके पीछे में सिटी वॉलेंटियर लिखा होता है। दरअसल ये प्राइवेट जॉब में प्राइवेट तरीके से इनको गवर्नमेंट बंगाल गवर्नमेंट इनको हायर करता है, और इनको कहीं ट्रैफिक के लिए, कहीं पूजा पंडाल का देखभाल के लिए, कहीं छोटे मोटे इवेंट को संभालने के लिए सिटी वॉलेंटियर बनाया जाता है। कहीं अगर पुलिस बल कम पड़े तो वहां पे सिटी वॉलेंटियर को इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ये सिटी वॉलेंटियर जो होता है ये उसी मेडिकल कॉलेज में आना जाना इतना काफी ज्यादा होता है, क्योंकि उसको उसी मेडिकल कॉलेज का सुरक्षा उनके हाथ में दिया जाता है और बाकी उनकी टीम भी होती है, लेकिन उनका भी आना जाना काफी ज्यादा होता है। ये दरअसल 5 अगस्त को ये इवेंट में मीटिंग में जाता है और वहां से 8 अगस्त को वापस आता है। दरअसल ये सलुआ नाम का एक जगह है, वहां पे इवेंट में जाता है। ये जो आर्जितल मेडिकल कॉलेज है वहां से तकरीबन ये 120 से 130 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है। वहां से आता है 8 अगस्त को ये तकरीबन 11 बजे आता है। सबसे पहले 11 बजे आने के बाद एक राउंड मारते जाता है। दरअसल ये उसी आर्जितल मेडिकल कॉलेज में जो इतनी सैलरी 12,000 होती है, और 12,000 में आज के समय में घर चलाना काफी मुश्किल है जो यंगस्टर है। तो फिर ये नया धंधा वहीं पे बैठा बैठा शुरू करता है कि जो मरीज होता है वो तो वैसे तो भी मेडिकल कॉलेज में सस्ते में अच्छा फैसिलिटी लेने के लिए अस्पताल में काफी महंगा पड़ता है, और ऐसे मेडिकल कॉलेज में काफी सस्ते में अच्छा इलाज होता है। अच्छे इलाज के चक्कर में लोग ऐसे दलालों को पकड़ता है और ये दलाली का काम करता था, और उसी दलाली की वजह से ये पेशेंट तो बाहर से लाता था और मेडिकल में भर्ती करता था ताकि वहां से तो कमीशन मिले। तो ये 8 अगस्त को सबसे पहले रात के 11 बजे आता है। फिर ये बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद ये तकरीबन रात के 1 बजे वापस आता है। थोड़े नशे में होता है, ये शराब पिया रहता है, और फिर ये कुछ समय अस्पताल में रहता है, अपने पेशेंट को लेते आता है, उनका देखभाल करवाता है और पूरे सारे इंतजाम करवाते हैं। सारे इंतजाम कराने के बाद फिर ये वापस से बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद तकरीबन ये रात से 2-2:30 बजे 2 से 2:30 बजे के बीच में ये फिर वापस आता है। वापस आने के बाद पहले जो अस्पताल का जो परिसर होता है उसमें राउंड मारता है, थोड़ा घूमता टहलता है, जो सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुआ है उनके बाद ये उसी हॉल में घूमते रहता है। वहीं दूसरी तरफ जिनके साथ में हैवानियत हुआ 31 इयर्स का चेस मेडिसन था, ये सेकेंड ईयर का ये स्टूडेंट होता है। पीजीएस का ये सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होता है, और जो रात के 11 बजे अपने घर वाले से बात करता है, अपने माता पिता से। माता पिता कहता है
जो माता पिता तो रोज तो जो चिंता होती है, माँ से बात होता है कि बेटी खाना खाइए दे नहीं, क्या चल रहा है, सब ठीक तो है। तो तो बेटी कहती है कि हाँ हम ठीक हैं और अभी खाना नहीं खाए हैं, हम थोड़ी देर में खा लेंगे और अभी हम राउंड पे निकलेंगे। दरअसल जितने पेशेंट होता है, इस तरह से मेडिकल कॉलेज में सबका ये समय फिक्स होता है कि हर आधे घंटे में तो जो जूनियर डॉक्टर है वो राउंड मारे, फिर तो दूसरा मारे, ताकि पेशेंट के साथ में देखना समझना और समझ सके, ताकि कल जब ये समाज में जाए डॉक्टर के भूमिका में तो सही से इलाज हो पाए। तो फिर ये दरअसल ये रात के 11 बजे अपने माता पिता से बात करता है, 12 साढ़े 12 बज जाता है, पूरा एक राउंड मारने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि एज पेशेंट से मिलना, बात करना, उनसे तबीयत के बारे में जानने में तकरीबन तो 12 से साढ़े 12 बज जाता है। साढ़े 12 बजने के बाद फिर ये अपने कुछ जूनियर जो इनके साथ ही डॉक्टर होता है, जूनियर स्टाफ होता है, इनसे भी जूनियर, उनके साथ में बैठता है, बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते रात के तकरीबन 2 बज जाते हैं और 2 बजने के बाद फिर 2 जूनियर जो जिसके साथ में बैठ के बात कर रहा होता है वो अपने काम में व्यस्त होता है, फिर उनको बुलाता है, साथ में बैठ के खाना खाता है। तकरीबन 2 से इनको 2:30 बज जाता है, 2:30 बजे तक खाने में लगता है, फिर थोड़ा देर आराम करता है बैठ के, जो सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुआ है आराम करता है। और 3 बजे के करीब, जो रात के 3 बजते हैं, सवेरे का 3 बजे, रात के भी कह सकते हैं, दिन से भी, सुबह से भी कह सकते हैं, ये 3 बजे जो सुबह सुबह का टाइम होता है, 8 से 9 तारीख हो जाता है, 8 अगस्त से 9 अगस्त, और उसी 9 अगस्त को 3 बजे ये सेमिनार हॉल में जाती है, जहाँ पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद हम बोल नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा हैवानियत हुआ है उनके साथ में, और हम खुद पश्चिम बंगाल में भी हैं, और इस घटना तो हम सही से बोल नहीं पा रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये हैवानियत इतना बड़ा है कि इंसानियत तो शर्मसार करने वाला है। और लेकिन आप लोग तो बताना भी जरूरी है कि समाज में किस तरह से क्या चलता है, और समाज में किसी पे भी आंख बंद करते भरोसा नहीं किया जा सकता है। या तो किसी भी जगह में आपकी माँ बहन भाई, छोटा भाई बड़ा भाई, आपका परिवार तो कोई भी सदस्य हो, तो उनका सुरक्षा कितना जरूरी है आप ये भी जान पाएंगे, क्योंकि हमारा भी परिवार है, और हमारा परिवार तो इतना बड़ा है। कुछ ही दिनों में 10,000 का मेरा परिवार होने वाला है, 10,000 फैमिली होने वाला है हमारा यूट्यूब का। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। तो अब हम कहानी की ये जो सच्ची घटना है, हम इनकी ओर ही चलते हैं। दरअसल रात के 3 बज जाते हैं, और 3 बजे ये जो सेमिनार हॉल है आरजीतल मेडिकल कॉलेज में ही, ये 4th फ्लोर में होता है, 4 तल्ला में होता है। फिर ये 4 तल्ला चली जाती है 4th फ्लोर सेमिनार हॉल में, थोड़ा सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए वहां जाता है, और फिर उसी हॉल में जाते ये सो जाती है। सोने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर में माँ पे 3 बजते कुछ मिनटों में सेमिनार हॉल में संजय राय पहुंचता है, और संजय राय नशे में होता है, और नशे में होने के कारण ये उस जूनियर डॉक्टर के पास पहुंचता है, और वो तो सोया देखते इनके अंदर का जानवर हैवानियत जाग जाता है। हैवानियत जागने के बाद तो उस लड़की तो अजीब तरीके से छूने लगता है, और जब लड़की नहीं मानती है, गुस्से में उठती है, वहां से निकलती है। तो संजय रॉय जो होता है तो बॉक्सर होता है, ये काफी बॉक्सिंग किया हुआ होता है, तो बॉक्सर होने की वजह से
ये फिर जो महिला जो महिला जो महिला जूनियर जो डॉक्टर होता है वो चश्मा पहनी होती है। उससे काफी पहले मारपीट शुरू होता है। जब बच्चा बात नहीं मान रहा होता है तो फिर उनको पीछे से बाल पकड़ता है और दीवार में जोर से मार देता है। जोर से मारने की वजह से वो आंख में चश्मा पहनी होती है, वो दोनों आंख में घुस जाता है। वही चश्मे का टुकड़ा मुंह में भी घुस जाता है। इसकी वजह से मुंह से और दोनों आंख फूट जाता है। आंख फूटने की वजह से ब्लड निकलने लगता है और फिर उनको दला दबाते मार दिया जाता है और काफी उनको टॉर्चरिंग किया जाता है। पैर से मारते उनका पैर तोड़ दिया जाता है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। पैर में मारते पैर तोड़ दिया जाता है। गर्दन काफी जोर से दबाने की वजह से गर्दन का हड्डी टूट जाता है, हाथ से ब्लड बह रहा होता है। फिर उनके साथ में हैवानियत करता है, जंगली जानवरों की तरह मर जाने के बाद मृत शरीर के साथ में। फिर क्षमा चाहूंगा क्योंकि इतनी हैवानियत भरी ये घटना है कि आप समझ सकते हैं कि इतने बड़, अब क्या ही बोले। तो फिर जिस तरह से ये पोर्न वीडियो देखने का आदी होता है, पोर्न वीडियो में काफी हद तक ऐसे भी वीडियो मिलते हैं जिसमें काफी क्रूर तरीके से किसी भी महिला का रेप किया जाता है या उनके साथ में जबरन शारीरिक संबंध बनाया जाता है। तो उसी तरह का वीडियो का ये आदी होता है और उसी तरीके से जूनियर डॉक्टर के साथ में ये हैवानियत वाला काम करता है। काफी ज्यादा में नोचता है, काटता है, दांत से काटता है। शरीर में 122-23 दांत से काटने का निशान मिलता है, नोचने का निशान मिलता है, क्योंकि ये नशे में होता है। और फिर उसके बाद ये तकरीबन वहां पे 3 बजे कुछ मिनट में पहुंचता है, 3 से 4, और इधर 37 मिनट, मतलब 1 घंटा 37 मिनट तक उस महिला के साथ में, जो जूनियर डॉक्टर होता है 31 वर्ष का, उनके साथ में हैवानियत करता है। और हैवानियत से जब मन भर जाता है तो फिर वो वहां से जैसे तैसे बाहर निकलता है। उनके कपड़े पे ब्लड उलट निकला हुआ होता है, लगा हुआ होता है। फिर वो वहां से अपने जो पुलिस वॉलेंटियर था, जो इनको रुकने का जो जगह दिया होता है, वो ये वहां पे पहुंचता है। इस मामला तो आप कह सकते हैं कि निर्भया 2.0 है। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी काफी संभावना है कि कानून चेंज हो, जैसे निर्भया केस में हुआ। और फिर 4:37 में बाहर निकलता है और फिर ये अपने जो सिटी वॉलेंटियर था, तो जो स्टाफ रूम मिला हुआ होता है, ये वहां पे पहुंचता है और वहां पे जाके रेस्ट करता है। रेस्ट करने के बाद जब इनको पता चलता है कि अस्पताल में काफी भीड़ लग चुका है और एक महिला डॉक्टर के साथ में हैवानियत होते हैं, उनका मर्डर हो गया है, तो फिर ये काफी बौखला जाता है और ये काफी डर भी जाता है कि कहीं हम पकड़े ना जाए। तो पकड़े ना जाने के लिए ये पहले अपना कपड़ा चेंज करता है। कपड़ा चेंज कर देते हैं, फेंक देता है, जला देता है उसको। और जलाने के बाद ये फिर दूसरा कपड़ा पहनते आ जाता है। आने के बाद अस्पताल में 9 तारीख तो दिन में तकरीबन 1 से 2 बजे 1 से 2 बजे जब पहुंचता है, तो पहुंचने के बाद वहीं पे पुलिस मौजूद होती है। फिर संजय राउत भी उसी लाइन में खड़ा करता है। संजय राउत भी उसी लाइन में खड़ा करने के बाद उनसे पूछताछ चालू होता है कि तुम कल रात कहाँ थे।
तो कुछ भी बताने से इनकार करता है। पहले कहता है हम बाहर है, फिर पुलिस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पता करता है, और फिर वो जो ब्लूटूथ मिला हुआ होता है वो इससे फोन से साथ में कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने के बाद इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है, और जेल भेज दिया जाता है। और तभी फिर इतने माता पिता तो जो जूनियर डॉक्टर का जो माता पिता होता है उनको फोन करता है, और पहले कहता है कि जो तुम्हारी बेटी है ये बीमार है, तुम जल्दी आ जाओ। फिर जब माता पिता उनसे बहुत फोन करते हैं, पिताजी जब उनसे बहुत फोन करते हैं, तो फिर ये जो वहाँ से जो स्टाफ होता है अस्पताल का, वो फिर कहता है तुम्हारी बेटी सुसाइड कर ली है, तुम जल्दी से आ जाओ। फिर पहुँचते पहुँचते उनको खबर मिलता है कि तुम्हारी बेटी के साथ में कुछ गलत हुआ है। गलत होने के बाद फिर उनका मर्डर हो गया है। फिर उनसे माता पिता को मिलने नहीं दिया जाता है। फिर उसके बाद एक व्यक्ति आता है अस्पताल की तरफ से कि ये जो भी मामला है तो सेटलमेंट कर लो। दरअसल ये जो संजय राय होता है इसने 4 शादियां की होती है। 4 में से 2 पत्नी होती है जो भाग जाती है, एक पत्नी का मृत्यु हो जाता है। किस कारण होता है ये तो हमें नहीं पता, और एक पत्नी अभी हाल ही फिलहाल इनको छोड़ देती है। दरअसल जब इसका फोन जब जब्त लेता है, जब्त करने के बाद इनके बारे में पता चलता है कि ये फोन वीडियो से आदी होते हैं, नशे का भी आदी होता है, और इसी तरह से गंदे तरीके से अपने जो भी शादी करता है बीवी के साथ में, ये